वन गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीएससी, जीडीसी, जीआईसी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी सब एग्ज़ाम के लिए आगामी जो परीक्षा होने वाली है सबके लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार को परस्पर क्रियाशील व्यक्तियों की एकता के रूप में किसने इसके महत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन 1 है बर्गेस, ऑप्शन 2 है जीपी मर्डॉक, ऑप्शन 3 है मैकाइवर और पेक, ऑप्शन 4 है निमकॉफ और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए, आ यूनिटी ऑफ इंटरेक्टिव पर्सनालिटीज ये किसका स्टेटमेंट है फैमिली के रेफरेंस में? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है बर्गेस ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। बर्गेस से संबंधित कुछ आपको याद आ रहा है? बर्गेस ने कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी दी है। कौन सी? कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके मिलान का है, इसको आपको मैच करना है। नौ स्थानीय, मातुल स्थानीय, पितृ स्थानीय और मातृ स्थानीय। मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नियोलोकल नौ स्थानीय क्या होगा? कपल्स ओन रेजिडेंस, मतलब दंपति का अपना निवास क्या होगा? वो नौ स्थानीय कहलाएगा। तो ए का हमारा हो जाएगा 2। एवेंक्यूलेकल ये क्या कहलाएगा? मातुल स्थानीय। माँ के भाई का घर क्या कहलाएगा? मातुल स्थानीय। बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर है हमारा विरिलोकल पितृ स्थानीय। तो पितृ स्थानीय क्या होगा? हस्बैंड्स रेजिडेंस, पति का निवास हो जाएगा पितृ स्थानीय। तो सी का हमारा हो जाएगा 4। और मातृ स्थानीय मतलब युग्जो रोकल ये क्या है? वाइफ्स रेजिडेंस, पत्नी का निवास। तो ये हो जाएगा डी का हमारा 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिन कोलेंडा 1987-78 के अनुसार भारत में संयुक्त परिवारों की व्यापकता का पैटर्न कैसे निर्धारित किया गया है? ऑप्शन 1 है सरकारी जनगणना डेटा आंकड़ों के माध्यम से, ऑप्शन 2 है महानगरों में सर्वेक्षण करके, ऑप्शन 3 है विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों की तुलना करके, ऑप्शन 4 है एकाकी परिवारों के सदस्यों से साक्षात्कार करके, और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? पीएम कोलेंडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, विभिन्न समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों की तुलना करके। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। बाय कंपेयरिंग 76 स्टडीज अक्रॉस वेरियस सोशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित ना करते हुए अन्य नातेदार के नाम से बुलाया जाए तो उसे हम कैसे पहचानते हैं? ऑप्शन 1 है मातुल्य के रूप में, ऑप्शन 2 है पितृस्वेय के रूप में, ऑप्शन 3 है माध्यमिक संबोधन के रूप में, ऑप्शन 4 है सहकष्टी कुवैट के रूप में, और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब हम किसी को नाम के थ्रू नहीं बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? किसी के थ्रू। जैसे आप अपने हस्बैंड का नाम ना लेके अपने बच्चे के नाम के थ्रू बुलाएं, जैसे अरुण के पापा या पिंकी के पापा। तो ये क्या होता है? ये होता है माध्यमिक संबोधन, टेकोनिमी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पिता की तरफ की 5 पीढ़ी और माता की तरफ की 3 पीढ़ी के अंदर विवाह की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन 1 है विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन 2 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन 3 है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ऑप्शन 4 है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये जितने भी एक्ट दिए हैं सारे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबके ईयर आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में मैचिंग में पूछ सकता है। तो ये था हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन बी राइट आंसर है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी के स्वरूपों का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन 1 है एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन 2 है इरावती कर्वे ने, ऑप्शन 3 है टी.एन. मदान ने, ऑप्शन 4 है लुइस ड्यूमा और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। किसने लिंग्विस्टिक बेस पर 4 जोन डिवाइड किए हैं, आपको पता है? बताइए। और इस राइटर का आप बुक का नेम भी बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 इरावती कर्वे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इन्होंने 4 प्रकार के जोन बताए थे। कौन कौन सा जोन था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। पहला था उत्तरी मतलब नॉर्थ, देन सेकंड नंबर पे है दक्षिणी साउथ, उसके बाद आता है पूरब ईस्ट और फिर आता है पश्चिम वेस्ट। ये 4 प्रकार के जोन की बात इरावती कर्वे के द्वारा की गई है। देन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसका नाम है किंसिल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। और इसे हम हिंदी में कहते हैं भारत में रिश्तेदारी संगठन, ये पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में आर्थिक विकास में मूल बाधाएं क्या हैं? ऑप्शन 1 है तकनीकी प्रगति और विदेशी निवेश का अभाव, ऑप्शन 2 है विरासत में मिला सामाजिक ढांचा और पिछड़ी निष्ठाएं, ऑप्शन 3 है सरकारी नीतियां और अपराध, ऑप्शन 4 है वैश्वीकरण और बाजार पे उतार चढ़ाव और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 विरासत में मिला सामाजिक ढांचा और पिछड़ी निष्ठाएं, इनहेरिएंट सोशल फ्रेमवर्क एंड बैकवर्ड लॉयल्टीज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, कौन है वो है इंडियाज, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पुस्तक पूछी जाती है पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पुस्तक ए.आर. देसाई की है। ए.आर. देसाई एक मार्क्सवादी थे, मार्क्सिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन 1 है वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, ऑप्शन 2 है एक ही चूल्हे से बना भोजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन 3 है सामूहिक पूजा करते हैं, ऑप्शन 3 है निजी संपत्ति के स्वामी होते हैं और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो इरावती कर्वे ने ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा बताई थी और उसकी विशेषता बताई थी, उनमें से इसमें कौन सी बात उन्होंने नहीं की है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, ऑनर प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के स्वामी थे। निजी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सामूहिक, मतलब संपत्ति पे हर किसी का बराबर अधिकार होता था, चाहे वो जॉब करे या ना करे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है क्या कहलाता है, मतलब जिसमें व्यक्ति पैदा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 है वैवाहिक संबंधी परिवार, ए फाइनल फैमिली। ऑप्शन 2 है अभिविन्यास परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ऑप्शन 3 है संतानो उत्पत्ति का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ऑप्शन 4 है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित पृष्ठ। तो बताइए व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम जानते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के नाम से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है अभिविन्यास परिवार। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल्पनिक नातेदारी फिक्टिव किनशिप का अध्ययन नहीं किया है। ऑप्शन 1 है बी बंदोपाध्याय। ऑप्शन 2 है एस.के. श्रीवास्तव। ऑप्शन 3 है एल.के. महापात्र। ऑप्शन 4 है लुइस ड्यूमा। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित पृष्ठ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। फिक्टिव किनशिप क्या होती है, इसे हम क्या काल्पनिक नातेदारी भी बोल सकते हैं और मुंह बोली नातेदारी भी। देखते हैं कभी कभी लोग मुंह बोला भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फिक्टिव किनशिप कहते हैं। तो इसका वर्णन किसके द्वारा नहीं किया गया, लुइस ड्यूमा के द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो राइटर्स दिए हैं बी बंदोपाध्याय, एस.के. श्रीवास्तव और एल.के. महापात्र, इन्होंने इसका अध्ययन किया है, किसका, काल्पनिक नातेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1952 में प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास परियोजना, जिसे हम शॉर्ट में CDP कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन 1 है औद्योगिक वृद्धि और शहरी रोजगार। ऑप्शन 2 है स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति। ऑप्शन 3 है राजनीतिक विकेंद्रीकरण और चुनाव सुधार। ऑप्शन 4 है निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो CDP आई थी 1952, डेट क्या थी इसकी, 2 अक्टूबर 1952 में आई थी। 2 अक्टूबर 1952, इस दिन क्या पड़ता है, 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। इसी पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्यों शुरू की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही होगी और आप बाद में देख रहे हैं तो आप इसे 1.5x पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसाई 1987 के अनुसार भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या था। ऑप्शन 1 है भारत को मशीनरी में आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। ऑप्शन 3 है कृषि पर निर्भरता समाप्त करना। ऑप्शन 4 है क्षेत्रीय असमानता को कम करना। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए औद्योगिकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव क्या था, किसके अकॉर्डिंग, AR देसाई के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका जो प्रभाव था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। इट यूनिफाइड द इंडियन इकोनॉमी एंड मेड इट मोर कोहेसिव। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर की धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है मानववाद के नाम से। ऑप्शन 2 है प्रकृतिवाद के नाम से। ऑप्शन 3 है टोटमवाद। ऑप्शन 4 है आत्मावाद। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। और साथ ही मुझे ये सब भी बताइएगा प्रकृतिवाद की बात कौन किया है, मानववाद, टोटमवाद और आत्मावाद की बात। तो मैक्स मूलर
प्रकृतिवाद से, नेचुरिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो टोटम की बात कौन करते हैं? इसकी बात तो दुर्खिम करते हैं। और आत्मावाद की बात करते हैं आपके टायलर। कौन? टायलर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने देखा कि जाति व्यवसाय और धार्मिक श्रेणी विभाजन के बीच अंतर पाया जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाना या कपड़े धोना जैसे कार्य सब करते हैं, परंतु जब इन्हें उन जातियों के लोग करते हैं जिनका परंपरागत व्यवसाय यही है, तो यह अशुद्ध माने जाते हैं। मतलब वैसे तो झाड़ू पोछा हर कोई करता है, पर ऐसी जाति बनाई गई है जब ये करते हैं, जैसे हम लोग एससी को मानते हैं, यह है छुआछूत उसका पालन करते हैं, शेड्यूल कास्ट है ना, तो उन्हें हम लोग मानते हैं कि वो लोग यही कार्य करने के लिए बनी हुई हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है एम एन श्रीनिवास का, ऑप्शन 2 है लुइस ड्यूमा, ऑप्शन 3 है मैकियावेली, ऑप्शन 4 है जीएस गोरे और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये जो स्टेटमेंट है वो जुड़ी है लुइस ड्यूमा से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लुइस ड्यूमा की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है होमो हायरार्कियस। होमो ये लुइस ड्यूमा की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको पता है? पवित्रता और अशुद्धता का सिद्धांत दिया था, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोल्डन बाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है एच हार्ट, ऑप्शन 2 है बी आर विल्सन, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 4 है जे फ्रेजर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? द गोल्डन बॉफ इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है आपके जे जी फ्रेजर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।